इमरान भाई ने जाके शॉटें मारी ये वो करके, कहते हैं तेरी ओए ओए क्या करे, 2-4 अल्फाज और तेरी और तो इमरान भाई तेज़ खेल के आउट होके वापस आ गए। तो इसको आज नहीं छोड़ूंगा, आज ही नहीं बचेगा मेरे से। आया इमरान क्या खेला तू बेटा, क्या बात है तेरी मैं उल्टा ही करके वो सर को देगा मेरा तस्लीम भाई। जो लोगों की डायरेक्शंस थी वो ये थी, उधर बिल्डिंग बना दो, उधर बिल्डिंग बना दो, उधर बिल्डिंग बना दो, जिनके लिए बनानी है उनको कुछ ना दो। मेरा ये है कि अगर आपने स्पोर्ट्स को फ़रोग देना तो फिर आप स्पोर्ट्समैन को एम्पावर करें। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज एक और क्रिकेट के पॉडकास्ट में खुश आमदीद। और मेरा ख्वाब एक और पूरा हो गया, मेरे फेवरेट लेफ़्ट, क्योंकि मैं भी एक लेफ़्टी हूँ, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स बॉलिंग वॉलिंग का ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब आप लेफ़्टी होते हैं ना, दुनिया में सिर्फ 10% लेफ़्टी हैं, याद रखिएगा। जब आप लेफ़्टी होते हैं तो आप किसी लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर को देखते हैं तो आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार क्या बॉलिंग है। और देन लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के बारे में कहा जाता है, देखा भी जाता है कि उनके जो रिकॉर्ड्स हैं बड़े नेक्स्ट लेवल हैं। सो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, फास्ट बेइंतहा फास्ट, मतलब पेस स्पेस यार, जिसके बारे में कहा जाता है, दैट्स वहाब रियाज साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह, आप मेरे पास यहाँ पर आए कॉन्वर्जेशन करने के लिए। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। मैं आपका एक फ़ैन हूँ, तो क्रिकेट का बहुत फ़ैन और शुक्रिया। वहाब रियाज का फ़ैन ऑफ कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन। मैं क्रिकेट के हवाले से ही बात करना चाहूँगा थोड़ा शुरू से, आपकी अर्ली लाइफ एज एन व्हेन यू वर अ किड, 10 ईयर्स ओल्ड, 11 ईयर्स ओल्ड, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? आपका जो क्रिकेट के हवाले से जुनून या पैशन था वो कब शुरू हुआ था? दानियाल, हम हमेशा से अपने हीरोज़ को देखते हुए बड़े हुए थे। पाकिस्तान में दो स्पोर्ट्स थी जो बहुत ज़्यादा खेली जाती थी, एक हॉकी और एक क्रिकेट। और क्योंकि मैं एचएसएन से हूँ, एचएसएन कॉलेज से मैंने किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो एचएसएन में तो बहुत ज़्यादा एक जो खेलों का आप कह सकते हो कि रुझान है। रुझान बहुत ज़्यादा था और मुझे बड़ा पसंद था। नॉट ओनली क्रिकेट, मैं हर स्पोर्ट्स में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, पढ़ने से बचता था और खेलने को तरजीह देता था। और इवेंचुअली फिर वहाँ पे मुझे याद है, क्योंकि एचएसएन में 1 to 5 क्लास तक होता था जूनियर स्कूल। जूनियर स्कूल में ये होता था कि आप एज अ क्लास या एज अ सेक्शन खेलते थे गेम्स, और खैर उसमें क्रॉस कंट्रीज़ और एथलेटिक्स वगैरह हर एक चीज़ होती थी। बट व्हेन यू गो फ्रॉम 6 to 8 तो उसको कहते थे प्रेप स्कूल। और प्रेप स्कूल में जब मैं गया, क्योंकि वो 6 to 8 था, मैं जब 6 में प्रमोट हुआ तो वहाँ पे हाउसेस का जो था वो एक स्ट्रक्चर था। 16 हाउस थे, 16 हाउसेस में हमें खेलना था। मैं खालिद हाउस में था। और फिर क्योंकि मैं जूनियर था तो पता चला कि यार स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है तो अब सारे हाउसेस, क्रिकेट की भी टीम बनती है, फुटबॉल की भी, हॉकी की भी, सारा कुछ। तो तब मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त खालिद हाउस में सिर्फ एक चीज़ की बात की थी, क्योंकि वो 3 क्लासेस थी, 6, 7, 8। तो सब ने कहा कि मैं बॉलर हूँ, कुछ इसमें सिलेक्ट हो गया, उसमें सिलेक्ट हो गया। तो मैंने कहा यार मैं भी, उन्होंने कहा विकेट कीपर नहीं कोई मिल रहा, तो मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया। तो मैंने कहा मैं विकेट कीपिंग करूँगा। तो उन्होंने कहा आप बॉल पकड़ लोगे? मैंने कहा हाँ मैं बॉल पकड़ लूँगा। तो फिर आई स्टार्टेड माई करियर एज एन ओपनिंग बैट्समैन और विकेट कीपर फॉर क्या कहते हैं एचएसएन, अपने खालिद हाउस के लिए। फिर वहाँ से हमारा एक जो स्कूल्स के कंपटीशन होते हैं तो हम घोड़ा गली मरी गए खेलने। तो वहाँ पे मुझे आज दिन तक याद है कि वो ग्राउंड स्केयर में था। इट वाज अ हॉकी फील्ड, मैट पे हमें खेलना पड़ा था, मैट लगाया था फर्स्ट टाइम एवर। और मेरे जो कोच थे, जो मेरे खालिद हाउस के जो मेरे थे सर, वही हमारे क्रिकेट के कोच भी थे। तो जब क्योंकि टीम इवेंट हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो इस हॉकी फील्ड पे आउट कौन होगा। और मैंने सर को कहा सर आप मुझे 5वें नंबर पे भेज रहे हैं, मैं तो ओपन करता हूँ। उन्होंने कहा बेटा ये हाउस की टीम नहीं, ये स्कूल की टीम है। तो मैंने रियलाइज़ कि स्कूल की टीम में तो फिर सबको जो होता है वो उस तरीके से। तो एज अ विकेट कीपर मेरा 5वां नंबर था। मैंने वहाँ पे खड़े होकर आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या बात हुई, इधर आउट कौन होगा। और 20 ओवरों का मैच था। तो मुझे याद है पहले 4 ओवरों में 4 आउट हो गए।
कोई रन आउट हो गया, कोई कैसे आउट हो गया, बारी आ गई बैटिंग आ गई। और बैटिंग आ गई तो फिर क्योंकि 4 जल्दी आउट हो गए थे तो मुझे याद है मैंने 20 रन किए थे, पता नहीं 10-12 ओवर खेल के। लेकिन फिर देन आई गॉट अ कलर फॉर, क्योंकि हम लोग जीत गए थे। और फिर उसके बाद से क्रिकेट में शौक़ पड़ता रहा। फिर एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया कि यार अंडर-17 के ट्रायल्स हो रहे हैं। हम लोग पागलों की तरह गलियों में, मोहल्लों में दोस्त आपस में खेलते थे, सुबह दिन रात, दोपहर नहीं देखी, रात लेकिन नहीं मैं देखी। थोड़ा और HSN के बारे में बात करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स एक मिफ्ता इस्माइल साहब की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा था कि HSonians जो हैं वो पाकिस्तान की एक एलीट और लीडर्स में ना हमें दिखेंगे कि ज़्यादा HSonian है। उसकी क्या वजह है? बिकॉज आपने पढ़ा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या ऐसा वजह लगता है कि हम लोग देखिए, आई बिलीव इन के जो स्कूल सिस्टम था आज से कुछ साल पहले का, तो HSN का जो स्कूल सिस्टम था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, नॉट ओनली स्पोर्ट्स बट एकेडमिक्स एज वेल। और हर एक की ख्वाहिश होती थी कि हम HSN में जाके पढ़ें, क्योंकि HSN कॉलेज वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, आई वुड से, नॉट इवन इन पाकिस्तान या लाहौर। और फिर वहाँ पे ऑब्वियसली जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती थी, जो एकेडमिक के कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स और ये बाकी सारे चीज़ें होती थी, सो वहाँ से जो भी बच्चा पढ़ा है वो पॉलिश होके गया है। और बाकी उस टाइम पे बड़ी बात समझी जाती है कि आप HSonian है। और दैट वाज समथिंग विच वाज ऑलवेज इन द माइंड कि जी अच्छा अमीरों के बच्चे और सारे उधर पढ़ते हैं और उनमें टैलेंट है और ये और वो। लेकिन देखिए स्कूल एक बेस तैयार करता है, इवेंचुअली यू चूज़ योर प्रोफेशन कि आपको आगे किस तरीके में जाना है। अगर आप मेरे से पूछे, मैं क्योंकि एक ऐसे माहौल में रहा जब मुझे क्रिकेट खेलनी पड़ी कि जिधर आई हैव टू मीट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, उनके साथ रहना पड़ा। कोई पंजाबी बोलता था तो कोई सिंधी बोलता था तो कोई इंग्लिश उर्दू बोल रहा है। बिल्कुल इंग्लिश का तो स्कोप बिल्कुल ही नहीं था कि इंग्लिश कोई बोलता हो, क्योंकि क्रिकेट कहते हैं मोस्टली अनपढ़ लोगों की है, गाँव से देहातों से बच्चे आ जाते हैं। सो मैं जब उन लोगों में रहा तो मुझे उस तरीके से मैंने अपने आप को इंडल्ज किया, ढाला। पंजाबी नहीं बोलता था, पंजाबी बोलना शुरू कर दी, तो चीज़ें इस तरीके से चलती रही। बट मुझे एक चीज़ की कमी तब महसूस हुई कि जब वो बच्चे जो मेरे साथ मेरे बैचमेट्स थे, उनको अगर मैं आज के दिन कुछ ऐसे थे जो होते हैं ना, जो बड़े वो स्कूल के बच्चे होते हैं, कौन बच्चे होते हैं कि ये लड़ाके बड़े हैं, नहीं स्मार्ट नहीं, बैक बेंचर्स, ये लड़ाइयाँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई कोई आफ्टर व्हेन आई लेफ्ट स्कूल और डन विद स्कूल, तो जब मैं उन लोगों से मिला वो मुझे ऐसे मिले और इतने धीमे मिजाज और इतने प्यार से बात कर रहे थे और सारा कुछ, कि मैं खुद शर्मिंदा हो रहा था कि यार ये लगता है कि ये HSN से पढ़े, मैं HSN से नहीं पढ़ा। तो आई फेल्ट, टू बी ऑनेस्ट, आई फेल्ट गिल्टी कि यार ये क्या बकवास है कि यार ये आप बहुत चेंज हो गए थे, बहुत चेंज हो गए कि ये इनको क्या हो गया। मतलब वो आगे इंग्लैंड पढ़ने चले गए और फिर इंग्लैंड पढ़ के आए। और बेसिकली आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर, कि आपकी लाइफ में एक्सपोजर आपको कितना मिलता है। माहौल बहुत बड़ा फर्क, दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस कि एक्सपोजर किस तरीके से। सो इस वजह से शायद लोग जो है वो कहते हैं कि अच्छे लीडर्स और ये और वो। लेकिन अब अगर आप देखें तो अब अभी भी लोग कहते हैं कि HSN में बच्चे हों, लेकिन अभी भी जो अब क्योंकि नए स्कूल्स आ गए, इंट्रोड्यूस हो गए, सिस्टम्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, थोड़ा वो हो गया, तो अब लोगों की ख्वाहिश उस तरीके से नहीं है कि HSN में ही बच्चे पढ़े जाएं। आई एग्री। ये जो तालीम होती है इस तरह की, अच्छे स्कूल, या फिर आप अच्छा स्कूल भी नहीं है लेकिन अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, तो वो कितना बड़ा इफेक्ट डालती है आपकी क्रिकेट पर? एज अ क्रिकेटर आपको हेल्प होती है? यार तालीम का जो है ना वो कोई नेमो बदल नहीं है। इफ़ आई टेल यू, मैं ये समझता हूँ कि हमारे काफ़ी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने दुनिया में इतना बड़ा नाम किया, लेकिन अभी भी अगर आप उनसे बात करें या कन्वर्सेशन करें तो वो कन्वर्सेशन नहीं बना सकते आपके साथ बात। हाँ ठीक है। और अगर वो कन्वर्सेशन बनाएंगे और वो बात ऐसी करेंगे कि जिसका मोस्टली सेंस नहीं बनती, असर ना पाए। लेकिन हम क्योंकि स्टार्स अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दे दी, तो हम जो बात करते हैं वो हर एक को सुननी पड़ती है। बेशक हम उठ के जाएँ तो वो कहता हो कि यार ये तो बकवास ही करता है। तो डिफरेंस ऑफ ये है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बेसिकली सिखाती है कि चीज़ें किस तरीके से चलती हैं लाइफ में। मैं जब पढ़ रहा था HSN से तो आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट एट ऑल, लेकिन उसके बाद आई फेल्ट लाइक कि मेरे वालिदैन को ये था कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो, तो आई टुक इंग्लिश क्लासेस। फिर मैंने उधर सीखा, इंग्लिश क्लासेस ली, मैंने इंग्लिश सीखी थोड़ी सी, फिर एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ मुझे। इस गेम ऑफ क्रिकेट में, इस ग्राउंड में आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, बट किसी से भी बात करना, चाहे आप
क्योंकि आप एज ए क्रिकेटर हर तरह के बंदे को मिलते हो, हर तरह के लोगों को मिलते हो। एलीट से एलीट है, जो डाउन टू अर्थ है उनसे, जो ग्राउंडेड है उनसे, जिनका कोई स्टेटस है उनसे, कोई स्टेटस वाइज नहीं होते। तो यू नो आपको तालीम ये सिखाती है कि यार आपने हर एक को किस तरह, क्यों, क्योंकि आप मेंटेलिटी आप अगले बंदे की फ़ौरन समझ जाते हो कि अच्छा यार इसका प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकता है। वो सिर्फ आपको तब समझ आती है जब आप पढ़े हो या शार्प हो, ठीक है। तो फिर आपको समझ आती है यार इस पोजीशन में, इस टाइम पे, इस बारे में क्या बैठ के बात करनी है और किससे किस तरीके से मिलना है। पढ़ाई वो सिखाती है, बेहतरीन चीज़ वो उस चीज़ है कि पढ़ाई आपको बता देती है, परफेक्ट कन्वर्सेशन करने आ जाती है। आज भी अक्सर हम कहते हैं यार, अक्सर आपने सुना होगा कहते हैं यार इसको तो इंग्लिश ही नहीं बोलने आती, इसको तो बात ही नहीं करने आती, लेकिन वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि उसके पास वो एक्सपोजर नहीं रहा, उससे सारी उम्र जो है वो पढ़ाई नहीं की, कोई थड़ों में बैठता रहा, ठीक है, कोई जो है वो दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहा, कोई व्हीलिंग करता रहा, कोई पत्ते खेलता रहा। तो मतलब दिस इज़ हाउ दे हैव बीन ब्रॉट अप। उनका भी कसूर नहीं है, उन लोगों का भी कसूर नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो निकले यहाँ से, तो वो ऐसे उन्होंने अपने आप को ऐसे इमर्ज किया जिसकी एक एग्जाम्पल वसीम अकरम, वकार यूनुस है, ठीक है, आकिब जावेद है। आई डोंट नो कि उस वक्त उनकी अंग्रेजी कैसी थी, लेकिन अभी तो वो बहुत सॉलिड इंग्लिश बोलते हैं भैया। बिकॉज देन यू स्टार्ट पिकिंग थिंग्स। आप फिर ऐसे माहौल में रह के आप यू स्टार्ट टू नो कि यार चीज़ें होनी क्या चाहिए, आपको जाना किस तरफ है, डायरेक्शन किस तरफ है। इफ़ यू नो द डायरेक्शन, आप थोड़ा थोड़ा काम करके इवेंचुअली हर एक चीज़ में टाइम लगता है, बट यू गेट बेटर। इंग्लिश के बारे में आप बताएंगे, ये तो इंग्लिश के बारे में आपने जिक्र किया, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है क्रिकेट में? मैं ये बिलीव करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी चल रही होती है कि बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? इवेंचुअली ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बोलें। अगर आज भी हम फेमस फुटबॉलर्स देख लें या दूसरे एथलीट्स देख लें या टेनिस प्लेयर्स देख लें, जब भी वो टूर्नामेंट जीतते हैं या कोई टाइटल जीतते हैं, उन्हें आना पड़ता है तो वो अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। वो आप लोगों को समझ आती है या नहीं आती, लेकिन वो लोग अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। और क्योंकि वो लोग अपनी ज़ुबान में बात इसलिए करते हैं कि वो उस चीज़ को प्राउड फील करते हैं कि दे आर कंफर्टेबल इन दैट। तो हमारे भी लड़कों को अगर उर्दू में कंफर्ट है तो उनको उर्दू में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू है ना, हमारी मदर लैंग्वेज है उर्दू। इंग्लिश आनी ज़रूर चाहिए, इंग्लिश में बात करनी भी ज़रूर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं खेला, एशिया में नहीं खेला, यू हैव टू गो आउट ऑफ साइड ऑफ एशिया एज वेल। एग्जैक्टली। तो उसमें आपको आपके पास एक एडिशन ज़रूर होना चाहिए इंग्लिश बोलने का। बट आई बिलीव कि अगर मुझे उर्दू आती है, मैं उर्दू में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं उर्दू में बात करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इंग्लिश में बात करूँ। आप कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रहा था कि इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर एक क्रिकेटर इंग्लिश बोले। तो मैं अगर नोटिस करता हूँ कि हम अक्सर बेशतर विराट कोहली को देख रहे होते हैं, दैट ही स्पीक्स वेरी वेल, सो तारीफ़ कर रहे होते हैं ना, हमें अच्छा लगता है। सो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ऐड ऑन है, और उसको सीखना मुझे लगता है कि एक तरह से ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम क्रिकेट की भी हिस्ट्री उठाकर देखें तो क्रिकेट डोमिनेटली स्टार्ट जो है वो इंग्लैंड से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, वाइट ये इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस ने स्टार्ट किया। तो वो एक माहौल शुरू से इंग्लिश का क्रिकेट में ज़्यादा रहा है। फुटबॉल जो स्टार्ट हुई वो वहाँ पर इंग्लिश टीम्स इतना ज़्यादा है नहीं। देखिए, अगर आप विराट की बात करें, मैंने कहा कि इंग्लिश बोलनी ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया में जब हर जगह आप जाना है, हर एक से बात करनी है, तो देयर इज़ वन कॉमन लैंग्वेज जिसमें आप लोग बात करते हैं, वो है इंग्लिश। तो वो आपको आनी चाहिए। विराट की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, हर एक बंदे की फिर अपनी प्रेफरेंस है। उसके अगर आप कुछ इंटरव्यूज़ सुने तो आपको पता चलता है कि वो रीडिंग बहुत ज़्यादा करता है, ही रीड्स अ लॉट। जब आप रीडिंग ज़्यादा करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो देन आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाती है, सेंटेंस अच्छा हो जाता है, एवरीथिंग गेट्स बेटर एंड बेटर विद द टाइम ना। एक चीज़ की आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आप उसको कमांड कर लेते हैं तो फिर इंग्लिश को भी आप कमांड कर लेते हैं। बट दैट इज़ अगेन इन द इंटरेस्ट ऑफ अ प्लेयर, व्हाट द प्लेयर वांट्स टू डू। लेकिन कुछ लोग जो है ना, जैसे मैं एक दोस्त से जिक्र कर रहा था, तो वो थोड़ा सा जो है ना हमारी लंबी होने लगी इस बात पर ना। तो मैंने उसको बोला कि यार इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी ज़बान छोड़ दो, इसमें सेंसिटिव होने वाली बात नहीं है। हम देखेंगे अगर सीखोगे कि तो कितना फ़ायदा है। आई थिंक आपकी अपनी ब्रांड इमेज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है। मैंने कहा कि इंग्लिश बोलना, सिर्फ इंग्लिश नहीं, कोई भी चीज़ अगर आपकी ब्रांड इमेजिंग के लिए आपको, आप समझ लो कि किसी चीज़ से आपको फ़ायदा होता है या किसी चीज़ की कोई चीज़ इन डिमांड है, तो आपको वो ज़रूर करनी चाहिए। इफ़ इट कनेक्ट्स टू यू और कनेक्ट्स टू योर लाइफ, तो बिल्कुल होनी चाहिए। परफेक्ट।
अच्छा, तो हम क्रिकेट पर दोबारा बात करते हैं। आपका जो डेब्यू था, बल्कि डेब्यू से पहले बताएं कि जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है ये या फिर फर्स्ट क्लास होती है, उसमें आप किस तरह से आए? यार 2001 में जब मैं पहली दफ़ा अंडर 17 खेला था, उसके बाद 2002 में मैं अंडर 19 के ट्रायल्स हो रहे थे, वर्ल्ड कप हुआ था, उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुआ तो फर्स्ट क्लास थी, तो मैं लाहौर से 2002 में ही फर्स्ट क्लास खेल गया था। जब मैं फर्स्ट क्लास खेला तो मेरे पहले पाँच मैचों में सिर्फ एक आउट था। आई वॉज नॉट गुड एट ऑल, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी उस बारे में। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता अंडर 19 के टूर्नामेंट्स जो है वो खेले, उसमें बेस्ट बॉलर हुआ। वर्ल्ड कप के लिए हम वो वर्ल्ड कप जीते हैं। वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली एक मैच ही खेला था। फिर उधर से निकला तो फर्स्ट क्लास के लिए मैंने कॉल की शाहिद असलम साहब को। वर्ल्ड कप जीते कौन सा वाला? अनवर अली वाला? 2004 वाला सबसे पहला वर्ल्ड कप हम जीते थे 2004 में। ये अनवर अली वाला बांग्लादेश में जीते थे 2004। इस वक्त मैं, फवाद आलम, खालिद लतीफ़ वगैरह थे, हम सारे थे उसमें, मंसूर, अमजद, शाहिद यूसुफ। तो उसमें फिर हम जब जीते तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो लाहौर की टीम थी, शाहिद असलम साहब मेरे अंडर 19 में भी कोच थे। मैंने उन्हें कॉल की कि मुझे फ़र्स्ट क्लास खेलनी है, तो उन्होंने कहा यार जगह ही नहीं है, हमारे पास बॉलर ही बड़े हैं, आसिफ हमारे पास है, खलील हमारे पास है और एक दो और लड़के हमारे पास है, हमारे पास जगह नहीं है। मैंने बात की डॉक्टर जमील साहब से। ही वॉज़ वन ऑफ माई सपोर्टर्स, जो मुझे सपोर्ट करते थे। तो डॉक्टर जमील साहब ने मुझे कहा कि, मैंने कहा सर खेलना चाहता हूँ, कुछ करें। उन्होंने फिर मंसूर अख्तर जो इस वक्त फवाद आलम के ससुर भी हैं, तो उनसे बात की। फिर मैं 2 साल 2004 और 2005 का जो फर्स्ट क्लास सीज़न था वो मैं खेलने गया था हैदराबाद। और जब मैं हैदराबाद गया खेलने तो द बेस्ट पार्ट वॉज कि मुझे इतना शौक़ था एंड कि मैं चला तो गया, लेकिन 2005 में आप इमेजिन करेंगे फैसलाबाद में एक ही होटल, हैदराबाद में एक ही होटल जिसके कमरों की दीवारों के पेंट उतरे हुए थे, जिसका इवन कमोड जो था वो चेन वाला था और 2 सीट्स और कंबल ऐसे थे कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप सर पे लो तो वो सारा कुछ मतलब स्मेल्स ये वो। पर फिर वो जो 2 साल मेरी ज़िंदगी के थे जो मैंने खेले, उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए ये हो गई कि 2 हम बॉलर्स थे, काशिफ रज़ा और मैं, हम 2 गेस्ट प्लेयर थे जो बॉलर्स थे बाहर से, बाकी उनके बैट्समैन थे। तो फिर आई बोल्ड अ लॉट इन दोज 2 years और डेड विकेट्स पे जोर लगाना, मार खाना, आउट भी करने। सो आई थिंक वो 2 साल वॉज द मेजर टाइम मेरा परफॉर्म रियली वेल। और फिर 2007 में मैंने नेशनल बैंक के लिए खेला। फिर वहाँ से मैंने आई वाज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन फर्स्ट क्लास। फिर मुझे वहाँ से खिलाया गया। 2008 में डेब्यू कराया गया, 5 मैच खेला, आउट किया लेकिन बाहर हो गया क्योंकि पाकिस्तान की पेस बैटरी इज़ फिनोमिनल थ्रू आउट। मैं आप ये पूछना चाह रहा हूँ कि डेब्यू पर थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा मैं, और मुझे बताएं कि उस वक्त सपोर्टर सबसे बड़ा कौन था आपका, जो इन सारी चीज़ों में आपको मोटिवेट कर रहा है आपके साथ? यार जो मेरे सपोर्टर था ना, वो मैं ऑलवेज सेज कि आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू डू, बट मुझे ऐसा लगता है माई फादर वॉज माई बेस्ट सपोर्टर, माई बेस्ट क्रिटिक, माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, और माई बेस्ट फ्रेंड, और ही वॉज एवरीथिंग टू मी। ही वॉज द वन हु पुश्ड मी अ लॉट, ही वॉज द वन हु टॉक टू पीपल अ लॉट कि यार इसका ख्याल करो, ये बात नहीं सुनता तो इसको खाओ, इसको खेलो, इसके वो ध्यान करो। कोचेज़ ने शिकायत लगानी तो उनको कह देना कि इसको मारो, बेशक इसको 2 लगाए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। ही वॉज वेरी मच पैशनेट, बेसिकली ही पुश्ड मी रियली हार्ड इनटू ऑल दीज थिंग्स। मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, घर की कोई चीज़ नहीं, बस खेलो खेलो खेलो। तो वो चाहते थे कि आप क्रिकेटर चाहते थे कि मैं बन जाऊँ क्रिकेटर, और उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे को। पर और अगर आप कहीं पे भी सुनेंगे लोगों को तो दे विल टेल यू अबाउट माई फादर मोर देन मी, कि हाउ ही वाज पैशनेट, हाउ ही यूज्ड टू टॉक टू पीपल कि इसका करें, देखें, ख्याल करें, जो हर एक बात करता है। बट माई फादर डिड अ लॉट फॉर मी, सो अ लॉट आउट ऑफ द वे। तो फिर क्या कहते हैं, हमारे एक, मुझे नाम भूल गया, उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो हमारे एक वो थे बैट्समैन थे कराची के, नेशनल बैंक से, तस्लीम आरिफ साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो मैं पहला सीज़न विकेट कीपर, मैं उनके साथ पहला सीज़न खेला। तो मैं क्योंकि कराची में था तो उन्होंने मेरे अब्बू से बात की, तो वो मुझे अब्बू को कहते थे डॉन, तो कहते हैं डॉन का बेटा आ गया, डॉन का ये वो। तो फिर डॉन क्यों बोलते थे? बस वैसे ही, क्योंकि एक किस्सा नहीं, मैं बताऊंगा आपको, एक किस्सा हुआ था तो उसके बाद से मैं मशहूर हो गया था।
तो तस्लीम आरिफ साहब बड़े सपोर्ट करते थे मुझे, ही वॉज अ वेरी गुड मैन। तो उनका इतना था कि मैं एक दिन बॉलिंग करके आया तो आके मैं ना बेंच पे बैठा, तो मुझे कहा तू बैठा हुआ क्यों, लेट जा, सो जा थोड़ी देर। तो मैंने कहा ठीक है तस्लीम भाई मैं सो जाता हूँ। सरकाज़म में सीरियसली? सीरियस मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है सर, मैं थका हुआ था, मैं सो भी गया। तो मेरे अब्बू को फ़ोन कर दिया, तो अब्बू को फ़ोन कर, ये किसको भेजा तुमने, कि तो सो रहे यहाँ पे। मैं उठा, मैं कहा तस्लीम भाई खुदा का वास्ता है बात कर। अब्बू ने मेरी वो बैंड बजाई फ़ोन पे, ये वो ऐसे वैसे इस तरह उस तरह। मैंने कहा जी अब्बू ठीक है। तो बाद में मैंने कहा तस्लीम भाई कोई नहीं, सो जा, खैर है। तो ऐसे ही छेड़ने के लिए छेड़ते थे। मतलब उनका एक वाक़या बताता हूँ कि इमरान नज़ीर हमारे नेशनल बैंक में थे, मैं, इमरान नज़ीर, आमिर, आसिफ, सलमान भट्ट, शाहिद यूसुफ, मंसूर, अमजद, मोहम्मद तला, कामरान अकमल, कैसर अब्बास। वाओ। तो हम सारे उधर खेल रहे थे, नेशनल बैंक से खेलते थे। तो इमरान भाई ने जाके शॉटें मारी ये वो करके, कहते वो तेरी ओए ओए क्या करे, 2-4 अल्फाज थे, और तेरी और। तो इमरान भाई तेज़ खेल के आउट होके वापस आ गए। तो इसको आज नहीं छोड़ूंगा, आज ही नहीं बचेगा मेरे से। आया, इमरान क्या खेला तू बेटा, क्या बात है तेरी। मैं उल्टा ही करके वो सर को देखा, मेरा तस्लीम भाई। तो खैर वो उस तरीके से फिर था। फिर अच्छी चीज़ ये हो गई कि मिसबा भाई, शुएब मलिक साहब, शाहिद भाई, हाँ ये सारों ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। उनको था कि मतलब ये 2008 में जब मैं खेलने आया था इनके साथ, 7-8 में खेलने आया था, तो मुझे आज दिन तक शायद भाई के वर्ड्स याद है। लेफ्ट में पहले थे बांग्लादेश में, मुझे किट प्ले कप खेलने गए थे। मुझे आया तो मुझे कहते कि थोड़े इंसान बनो, तुम्हारे में टैलेंट बहुत है, तुम बड़े अच्छे बॉलर हो, तो ज़रा इंसान बनो और अपना फोकस जो है ना क्रिकेट पे ज़्यादा रखो, ज़रा इधर उधर की जो है ना वो छोड़ दो। जी शायद भाई। तो मतलब दे ऑल वाज वेरी सपोर्टिव। शाहिद अफरीदी के बारे में काफ़ी जितनी स्टोरीज सुनी मैंने नोटिस किया कि जितने भी साथ के प्लेयर्स होते थे वो एज अ बड़ा भाई ट्रीट करते थे सबको, कि मैं बड़ा भाई हूँ और सारे छोटे भाई हैं मेरे। शाहिद भाई की एक अपनी क्लास थी, वाज वेरी सपोर्टिव, आज दिन तक बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। और लेकिन अच्छी चीज़ किसी की, जब मैं आया था 2008 में, तब मुझे शाहिद अफरीदी वाज तब भी बिग स्टार था, आज भी बिग स्टार है, बिगेस्ट एंटरटेनर। तो बट उस वक्त 2008 में आप सोच रहे हैं कि वो क्या चीज़ होंगे, तो बट उनकी तरफ से ऐसा कुछ आना, तो दैट वाज अ वर्ड ऑफ पॉजिटिव। और वो आज दिन तक मैं बात नहीं भूला, क्योंकि मुझे पता कि शायद भाई ने मुझे कहा था और कितना फ़ायदा दिया उस बात का। हाँ मतलब उस बात का, तो मतलब दैट्स हाउ इट इज़। आपको चीज़ें याद रह जाती है उस टाइम पे जब आपको कोई बड़ा प्लेयर ऐसी कोई सपोर्टिव बात करे। ज़रूरी नहीं कि वो आपके कंधे पे ही हाथ रखे और आपके साथ गपशप ही लगाए, लेकिन किसी का कुछ कह देना इज़ ऑल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस टू यू। ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जो पहली आपकी मोहाली से पहले आपकी जो यादगार मैच था वो कौन सा था? यार मोहाली से पहले मेरा यादगार मैच ये था कि मोहाली से पहले मेरा एक हमारा टूर था न्यूजीलैंड का 2010 में। तो पहले साउथ अफ्रीका आई थी, दुबई, वो खेला, फिर हम न्यूजीलैंड गए। तो मुझे याद है कि न्यूजीलैंड में मैं, शुएब भाई और सुहेल तनवीर थे, एंड 2 बॉलर्स और थे साथ। तो मैंने बड़े आउट किए, 8 आउट कर चुका था 3 मैचों में, तो मुझे बाहर बैठा दिया। और रज़ी भाई भी थे उस वक्त, गुली भाई भी थे उस वक्त, तो मुझे फिर उन्होंने बाहर बैठा दिया। हम सीरीज़ जीत गए थे, तो मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था उस सीरीज़ में, और मिसबा भाई हाईएस्ट रन गेटर थे, दोनों आखिरी मैच ऑकलैंड में बाहर बैठ के। तो उसके बाद जब हम वर्ल्ड कप खेलने गए, क्योंकि हम एशियन कंडीशंस में आ गए, तो फिर उन्होंने कॉम्बो बना दिया, शुएब भाई का, शायद भाई ने शुएब भाई का, गुली भाई का और अब्दुल रज़ाक का। तो मेरी जगह ही ना बनी बीच में। तो मैं बड़ा अपसेट हुआ एज ए प्लेयर कि यार मैं परफॉर्म करके आ रहा हूँ और आप लोगों ने मुझे बाहर बैठा दिया है, ये वो ऐसे वैसे करके। तो वो एक यादगार टूर था 2, उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, क्योंकि तब मेरा कमबैक हुआ था 2010 में दोबारा से। 2008 में 6 महीने के बाद फिर 2010 में कमबैक हुआ, और फिर वो 11वां महीना ही था जब न्यूजीलैंड से हम निकले। तो वो एक यादगार टूर था जिसमें हम न्यूजीलैंड से सीरीज़ जीत के वहाँ से आए थे, और फिर वर्ल्ड कप के लिए आया। और उसके बाद फिर मैं सीधा डायरेक्ट एक जिम्बाब्वे के खिलाफ, एक क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और फिर सेमीफाइनल इंडिया के खिलाफ खेला। सेमीफाइनल वाला जो मैच था वो, उसके अंदर सुबह टीम अनाउंस हुई थी शायद, और उसके अंदर वहाब रियाज का नाम था।
एंड हमारे एक्सप्रेस पिंडी एक्सप्रेस जो थे उनकी जगह आप थे, वो प्रेशर कि मुझे उस लेवल का परफॉर्म करना है, हाउ वाज दैट फीलिंग? यार क्या शुएब जिम्मेदारी? भाई जैसा बॉलर तो कोई भी नहीं, ना मेरा उनसे कोई कंपैरिजन है, ना किसी का उनसे कंपैरिजन हो सकता है। वो शुएब अख्तर, ओनली वन शुएब अख्तर। ओनली वन शुएब अख्तर। और आई बिलीव के बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि वो खेलेंगे या मैं खेलूँगा, क्योंकि वो उससे पहले अपना वो दे चुके थे, रिटायरमेंट ऐलान कर गए थे। और फिर मुझे याद है कि एक दिन पहले वकार भाई ने मुझे आके कहा तुम परेशान हो, और मैंने कहा कि बस वैसे ही। तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं है सोचना कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, यू जस्ट डू योर वर्क इन द फील्ड, लुक लाइक अ टाइगर। मैंने कहा जी ठीक है। तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हो गया कि मेरी तरफ इनका रुझान है। और फिर आके भाई ने भी मुझे ग्राउंड में कहा कि शुएब अख्तर नहीं, मेरा ख्याल है तुम ही खेलोगे, इस तरह उन्होंने मुझे बात की। तो आई केम टू नो कि मैं खेल रहा हूँ। तो मुझे एक रात पहले ही पता चल गया था कि मैं खेल रहा हूँ। और लेकिन फिर भी जब तक अनाउंस नहीं हुआ था तो तब तक मैं थोड़ा सा हवा में था, हालांकि चीज़ें थिंग्स वर ऑन माई वे बट ऑन माई साइड, बट उस तरह। तो फिर सुबह जब अनाउंस हुआ तो क्लियर हो गया कि वह आप खेल रहा है। तो प्रेशर वॉज ऑन मी, क्योंकि उस वक्त वो ये सोच रहे थे मुझे खिलाएं, जुनैद को खिलाएं, या जुनैद खान का भी उस वक्त चल रहा था कि शायद उसको ही ना खिला दें, बट दे सेड नहीं वहाँ आपको खिलाते हैं। और जब मैं खेला, और डेब्यू इंडिया के खिलाफ, और वो मेरा नहीं सेकंड मैच था इंडिया के खिलाफ। उससे पहले किट प्ले कप में खेल गया था, बड़ी मार पड़ी थी। तो फिर उधर जब मुझे खिलाया तो मुझे खुशी तो बड़ी हुई कि मैं खेल रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम हुआ ये कि शुएब भाई थोड़े से डिप्रेस हो गए। और द बेस्ट पार्ट ऑफ शुएब अख्तर वॉज के ही केम इन टू द ग्राउंड, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे आके कहा कि मेरी बात सुनो, तुम खेलो या मैं खेलूँ, आज इंडिया को नहीं छोड़ना। दैट वाज अ बिग हार्टनिंग थिंग फॉर माई सेल्फ कि शुएब अख्तर ने आके मुझे ये बात की। और उसके बाद उन्होंने जब मुझे ये बात की तो मैंने कहा जी ठीक है शुएब भाई। और आई लव शुएब अख्तर। और फिर उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो इंडिया का क्राउड मैंने देखा हुआ ही नहीं था कैसा होता। जब इंडिया का मैंने क्राउड देखा तो मुझे तो समझ ही ना आए क्या डिफरेंस था भाई? डिफरेंस वॉज के सिंगल भी हो रही है ना तो इतना शोर है कि आपको एक दूसरे की आवाज़ नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है हैट्रिक हो गई है। और अगर आउट कर लिया ना आपने तो आप समझ लेगा अगर स्टेडियम में 10,000 15,000 बंदा बैठा है ना तो उसकी कोई बंदा नहीं बैठा स्टेडियम। पिन ड्रॉप साइलेंस, वो उसी तरह प्रेशर है, दैट इज़ द प्रेशर। और आई बिलीव कि जब वो शुरू हुआ तो गुली भाई का उस दिन इट वाज नॉट द बेस्ट ऑफ हिज डेज, और उनको सहवाग ने मारा, फिर रजी भाई को मारा, फिर गुली भाई को ओवर में 5 चौके लगे। अच्छा, इनकी स्ट्रेटजी होती है कि ना ये इंडिया की स्पेशली बड़े मैच में, ये स्टार्ट में सचिन तेंदुलकर ने पहले भी इस तरह शुएब अख्तर के ऊपर अटैक किया था तो हाँ, लेकिन वो तो करते ही अटैक थे ना। लेकिन अब वो जब गुली भाई पे हुआ और लोग चीखे मारे और मैं बाउंड्री पे खड़ा था, वो मैं क्योंकि बॉलर होता हूँ, मैं देखूँ मुझे छेड़े इशारे करे और ये और वो ऐसे वैसे, मैंने कहा मैं इनको क्या कहूँ ना, मैं इनको कुछ कह सकता, तो मैंने आगे से हंसना शुरू कर दिया। दिल में मुझे टेंशन कि मैच तो बहुत ही काम ख़राब हो गया हुआ है, तो क्या होगा। तो था ना, मैंने कहा यार वापस बात यह है कि एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम उमर गुल और अब्दुल रज़ाक, अगर इनको मार, हाँ मैंने कहा अगर इनको मार पड़ी और मुझे पड़ जाएगी तो डिफरेंस क्या, मुझे किसी ने क्या कहना। तो मैंने फिर वो सोच लिया, फिर आई सेट कि मैं जाके अपना अटैक ही करूँगा। तो आई स्टार्टेड ऑफ, मुझे आज दिन तक याद है कि वो मिसबा भाई आए मेरे पास तो मुझे आके कहते कि यार आप जो भी है ना बाउंसर ज़रूर करी, बाउंसर किसी ने नहीं किया ये तक, बाउंसर लाजमी करी। तो सहवाग जिस बॉल पे आउट हुआ उससे पहले मैंने उससे बाउंसर किया था और अगली बॉल पे फिर वो बॉल LB हो जाता है। तो वो बड़ा एक मेरे लिए था, और उसमें फिर अल्लाह ने 5 आउट करवा दिए। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। और वो ऐसे लग रहा था कि एवरीथिंग सडनली, आप ये समझ लें कि एक दिन पहले मैं जब बॉलिंग कर रहा था, 2 दिन पहले नेट्स में, 2-3 दिन पहले जब मैं नेट्स में बॉलिंग कर रहा था, मेरा बॉल एक इस डंडे को लगता था नेट के, एक उस डंडे को लगता था। मतलब वाइड कर रहा हूँ तो उस डंडे पे लग गया, ऑफ स्टंप पे किया तो वो उधर चला गया। तो दैट वाज थिंग, कॉन्फिडेंस नहीं था, बॉल ही नहीं हो रहा था उस दिन। तो ऐसा लगा कि जिधर कर रहा हूँ उधर ही हो रहा है और जो चाह रहा हूँ वही हो रहा है। उसका बताएं जो युवराज का हुआ था, युवराज हाईएस्ट रन स्कोरर चल रहा है और युवराज का ऐसा था कि ये तो सेंचुरियां मार रहा है, क्योंकि खतरनाक चल रहा था युवराज। यूवी पाजी से मेरी मुलाकात भी होती है, फ़ोन पे भी अक्सर बात हो जाती है। तो यूवी पाजी जब आए थे वो
हम इंडिया में रहे तो हमें 8 दिन जो कमरों में रहना था, उन्होंने कहा कि आपने पर्दे भी नहीं खोलने, ये कमरे के पर्दे भी पीछे नहीं करने, बाहर नहीं देखना, सिक्योरिटी रीजंस। ओके। टीवी लगाए तो अब इंडिया में इतने चैनल्स हैं तो इंडियन मूवीज़ हम लोग वैसे ही देखते हैं, तो चैनल लगाए तो कोई मूवी ना मिले, देखें तो आए उनके टीवी चैनल्स भी इतने न्यूज़ के आए, सचिन तेंदुलकर ये कर देगा, सहवाग ये कर देगा, युवराज ये कर देगा, गौतम ये कर देगा, कोहली ये कर देगा। ऐसे लगता था वो सुन के देख के ना डिप्रेशन होता था कि हमने क्या करना, अगर सब कुछ इन्होंने नहीं करना तो हमने क्या करना, वो नहीं समझ आ रही। तो यूवी की बहुत बात हो रही थी और यूवी पाजी उस मैच के टूर्नामेंट थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चल रहा था हाँ। तो मेरा लेफ्ट हैंडर्स को बॉल वैसे ही रिवर्स बहुत अच्छा होता है, अंदर बड़ा अच्छा आता है और यॉर्कर्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा यार अब्दुर्रहमान को मैंने कहा, मैंने रहमान भाई ये अगर पहला बॉल आते साथ मेरा खेला ना, किसकी विकेट के बाद? युवराज का। इससे पहले किसकी विकेट थी वो उस कोहली को आउट किया, कोहली कितना जो पॉइंट पे हुआ था, पॉइंट पे उमर ने कैच किया था। तो मैंने वैसे ही अब्दुर्रहमान भाई को कहा, मैं रहमान भाई अगर ये मेरे सामने आ गया ना और ये अपना वेरी फर्स्ट बॉल मेरे खिलाफ खेला तो मैंने इसके डंडे कर देने। मैंने उनको ये कहा। फिर जब वो आया ना, जब कोहली आउट हुआ, यूवी आया तो शायद भाई आए, क्या करेगा। मैंने कहा शायद भाई यॉर्कर पहला बॉल ही है, नहीं, इसको तू जगह से बाहर कर, ये ऐसे करेगा स्लिप लग जाएगी। मिसबा भाई साथ खड़े थे, मिसबा भाई कहते हैं नहीं, शायद एनू करन दे बॉल, यॉर्कर करेगा आउट कर जाएगा, मैनू पक्का यकीन है ते जे ना होया तो ज़्यादा से ज़्यादा की चौका पै जाएगा, लेकिन पहला बॉल है लू को यॉर्कर ही करन दो। मैंने कहा शायद एक चौके की बात है ना, एक चौका ही पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू कॉन्फिडेंट है? मैं कहा मैं हूँ, कर लेगा। मैं कहा जी मैं आपको कह रहा हूँ कर लूँगा। तो मैं गया तो बॉल तो रिवर्स हो रहा था और रिवर्स स्पेशलिटी थी, तो वो एकदम मैंने फिर उसको यॉर्कर करने गया, ही मिस्ड इट और डंडा हो गया उसका। बॉल सीधी अंदर जाती है एंड क्राउड की क्या सिचुएशन थी? क्राउड कुछ भी नहीं था, मेरी आवाज़ थी, पूरे ग्राउंड में भाग रहा था मैं आउट करके उसको। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आप कहो तो वो हो जाती है, तो वो बस हो गया उस दिन। क्योंकि यूवी पाजी के साथ मैं पहले क्रिकेट प्ले कप में भी खेला था बांग्लादेश, तो तब भी मैंने उनको 2-3 बॉल लेकर आया था अंदर की तरफ यॉर्कर ना, तो मैं बैन हो गया था क्योंकि वो यॉर्कर नहीं हुए, वो बीमर हो गए। लेकिन वो फिर मुझे वो भी जेन में था, फिर मेरी वो स्ट्रेंथ थी कि कोई भी लेफ्ट हैंडर होता है तो मेरी स्ट्रेंथ ही होती है कि उसको अच्छी यॉर्कर्स अच्छे होते हैं मेरे। वो लो फुल टॉस थी ना, आई थिंक वो यॉर्कर के लिए गया था, लेकिन वो लो फुल टॉस भी नहीं थी, मतलब यू कैन से कि वो एंकल हाइट था ज़्यादा, लेकिन वो ये था कि वो बॉल क्योंकि उसको एयर इतनी मिली थी कि वो बिल्कुल एंड में डिप किया है, उसके उस युवराज वॉज थ्रू, उसको भी समझ नहीं आई कि इतना अंदर एकदम आ जाएगा। बहुत बैड सीन था। एंड देन मसला ये कि उस मैच में तेंदुलकर के कैचेस बहुत छूटे थे। आई थिंक हमने आज तक जितने भी कैचेस छोड़े थे, सबसे ज़्यादा उस इनिंग में तेंदुलकर के कैचेस छोड़े। सब कुछ हो जाता, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो उस वक्त बहुत बड़ी स्क्रीन पे देख रहा था, कोई 2000 बंदा हम कराची में, हमने बोला यार ये कैच छोटे पे छोटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ विकेट गिर रही है हमारे, क्या चल रहा है? वो हो जाता गेम का हिस्सा था बस, लेकिन फिर हमने उसे आउट कर लिया था। स्कोर 70 ऑट, बट हमने आउट कर लिया था। स्कोर भी विकेट के हिसाब से क्या लगता है सही था? वो रोक लिया 260 हमने अच्छा रोक लिया था जिस तरीके से वो शुरू हुए थे, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली हमारी बैटिंग जो थी वो शुरू के 10 ओवर बहुत अच्छे खेले, उसके बाद एकदम फ्लॉप हो गए हम लोग। कैसी आपकी फीलिंग थी? बिकॉज आपने तो जो इस तरह से किया था, ऑब्वियसली जो मर्जी आपकी परफॉर्मेंस हो, टीम हार जाए तो यू डोंट फील गुड, मज़ा नहीं आता। ये तो है एक स्पेशल दिन, लेकिन थोड़ी सेकंड इनिंग पूरी सिचुएशन चेंज हो जाए, बस वो इसी तरीके से। और मैच काफ़ी हद तक एक पॉइंट पर बंद भी गया था, स्पेशली मिडिल ओवर्स के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा आउट हो गया ना अचानक। आसिफ शफीक आउट हो गया, उमर अकमल आउट हो गया, हफीज़ भाई आउट हो गए, 3 तो ऊपर से इकट्ठे ही आउट हो गए हमारे। तो फिर हमें वो थोड़ा सेटबैक हो गया। शायद भाई तो डू एंड डाई सिचुएशन में आते हैं हर वजन में। हाँ, उस दिन फुल टॉस ही खड़ी हो गई। ऐसे ही होता है, जब बुरा दिन हो तो फुल टॉस पे भी बंदा आउट हो जाता है। जिस दिन अच्छा हो तो गधा काट ले, कुत्ता काट लेता, ये वाली बात है। सही बोल रहे हैं आप, ऐसे ही है, क्या करें। बट इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग एज अ फैन। मैं उस मतलब हम तो उस पॉइंट पर था, आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, यस। तो उस वक्त जो है ना मेरा पीक था नशे का ना, इसका क्रिकेट के। लेकिन वो दिन था जहाँ ना मेरा बहुत दिल टूटा था। मैंने अपने एक बार रुमान रईस के पॉडकास्ट में बोला कि ये था मेरा पॉइंट जब मेरा दिल टूटा था एज अ फैन, कि मैंने बोला दादा ये नहीं हो सकता। हमारे बड़े दिल टूटे हर जगह पे। आपका कब आपको लोएस्ट पॉइंट लगा कि यार ये नहीं? देखिए वो हम हार गए 2011 का वर्ल्ड कप हार गए, 15 का क्वार्टर फाइनल हार गए, 19 का क्वालिफाई नहीं कर सके रन रेट के ऊपर,
तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में आती हैं, सिखाती हैं बेन स्टोक्स आपको। ने अब सॉरी किसने अपनी किताब में लिखा है? बेन स्टोक्स ने लिखा है ना अभी अपनी किताब में वो इंग्लैंड वाली चीज़ बेन मुझे नहीं स्टोक्स ने। idea। सो बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में लिखा है, अभी रिसेंटली उसने अपनी किताब निकाली, उसके अंदर लिखा है कि इंडिया जानबूझ के हारा था क्योंकि वो पाकिस्तान को फेस नहीं करना चाह रहा था सेमीफाइनल में। इंग्लैंड के खिलाफ जानबूझ के हारा था इंडिया, उसने ये लिखा है, मतलब वो क्लेम कर रहा है। एंड आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, बट बेन स्टोक्स बहुत बड़ा नाम है। एंड इट वाज, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था धोनी से कि यार वो बहुत बैड सीन था, काश वो तो बस ऐसे ही था, बल्कि आपको मज़ेदार बात सुनाते हैं लोगों तक भी वो बात जाए। तो मोशी भाई जो थे वो थे वेस्ट इंडीज़ के कोच, और जिस मैच की वजह से हम लोग बाहर हो गए रन रेट पे, अगर आपको याद होगा हम 100 पे आउट हो गए थे 110-12 पे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 16 पे। कौन सा दूसरा मैच था? वेरी फर्स्ट मैच, पहला मैच माशाल्लाह से 0 पे 4 थे, 1 पे 4 थे, पता नहीं मुझे कितने पे गया था। तो मैं, शुएब भाई, इमाम, बाबर आजम, इमाद वसीम, 5 लोग थे, हम खाने पे गए। इंजी भाई चीफ सेलेक्टर और मुशी भाई हमारे साथ। तो मुशी भाई ने वहाँ पे बैठे हुए कहा हुए कल तानू बड़े बाउंसर पहने ने। तो हमने इग्नोर कर दिया बात को, वहाँ पर तेरे लिए तो सिल्ला लेना है, मतलब स्लिप। हाँ, अब इमाद वसीम और इमाम को ज़रा शौक है, वो ज़रा बॉल चढ़ के करते हैं। तो लगा कौन सिला लेगा, बाबर आजम के लिए सिला लेंगे, मेरे लिए लेंगे, करें बाउंसर आपको बताते हैं। तो वहाँ पे ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मुशी भाई छेड़े। तो मैंने मुशी भाई को कहा यार मैं भी इतना हो गया, मैं कहा मुशी भाई आप लोग तो करेंगे लेकिन ये सोचे जो हम करेंगे, हम तो कश्तियाँ जला के आए हुए हैं। कहते हैं वहाँ भी तैनू नहीं पता की होना कल। तो जी हम चले गए, रात को सो गए, सुबह उठे, बस में बैठे हमने ये सारी बातें उनके साथ शुरू कर दी। हारिस सुहेल भी था बीच में, सॉरी याद आ गया। तो हमने ये बातें शुरू कर दी कि यार ये रात को मुशी भाई से मिले थे, मुशी भाई ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। ले जी जब मैच शुरू हुआ तो एग्जैक्टली वही हुआ जो उन्होंने रात को कहा। बाबर के लिए सिल्ला, इमाम को बाउंसर, हेल्प कर रहा था, सबको बाउंसर। नहीं हेल्प नहीं हुआ, मेंटली वो हमारे साथ खेले, मेंटली हमने वो सारी बात ठीक में कर दी। जब वो काम शुरू हुआ तो पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर आप देखें तो हमारे सारे आउट ही उनके खिलाफ यहाँ से, और रसल ने बहुत तेज़ बॉलिंग की थी उसमें। वो मैच हमें मरवा गया, साइकोलॉजिकली मरवा गया। बहुत बुरा सीन था, पता नहीं क्या हुआ था। कभी ये क्या होता है पाकिस्तान टीम में कि बहुत ही खतरनाक कि ना, एबी डिविलियर्स वाले मैच की बात करूंगा बाद में ना मैं, लेकिन कि आप चढ़ जाओ ना, खा जाओ, परेशान हो जाए सामने वाले भी कि यार ये क्या है। और कुछ मैच में बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाते हैं। नहीं, वो होता ही है कि आप जब चाहते हो, हम लोग कुछ भी, लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस है इसमें, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर एक मैच जीते और हम हर एक मैच में वो करें। एट टाइम्स क्या होता है कि थिंग्स डोंट गो योर वे, चीज़ें आपके उस तरीके से हर टीम के साथ होता है, और ये हर टीम के साथ होता है। कंसिस्टेंसी लेवल हमारा इशू ज़रूर है, लेकिन हम लोगों को इसीलिए वो कहते हैं कि ये ख़तरनाक भी इसलिए इनका पता ही नहीं चलता क्या करना है। बट इट इज़ नॉट कि हम जानबूझ के करते हैं। हमारे में से कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि मैं ग्राउंड में घुसूँ और हम परफॉर्म ना करें, लेकिन ऑन द गिवन डे वो चीज़ें हो जाती हैं। अब ऑन द गिवन डे वो बाउंसर्स आए हैं और प्रैक्टिसेस की भी हैं, पर उस वक्त एक माहौल ऐसा बन जाता है, फिर उस माहौल और उस एक जो एटमॉस्फेयर है या मोमेंटम है, उससे निकलना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर वो जब निकल जाओ तो फिर आप उसके बाद कमांड आपके पास आ जाती है। तो ये चीज़ों का फ़र्क है। आई एग्री, क्योंकि 36 पर ऑल आउट इंडिया भी हुआ है और बहुत सारे अलग अलग टीमें, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इसी तरह से। हाँ, अब 136 वाला भी जो हम आउट हुए हैं, सो क्या हुआ, हम शुरू किया, हम शाहीन पे डिपेंड कर रहे थे कि शाहीन हमेशा नया बॉल अच्छा करता है, आउट करके देता है। उस दिन नए बॉल पे आउट नहीं हुए, हालांकि नसीम हैज़ बोल्ड रियली वेल इन दैट के वनडे, ठीक है। हारिस ने उससे पहले बांग्लादेश के आउट किए हुए थे, उधर गया तो क्योंकि क्या होता है कि जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि यार ये करके देगा और हम फॉलो करेंगे, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी अगर पानी फिर जाए शुरू से, तो फिर आप सारे वैसे ही बैकफुट पे हो जाते हो। प्लान बी नहीं, आप प्लान बी होता भी है, लेकिन वो फिर एग्जीक्यूशन आपकी उस तरीके से नहीं होती, फिर आप अंडर प्रेशर आ जाते हो। इंडिया को इस चीज़ का एडवांटेज हो गया कि एक बहुत वो कहते हैं ना कि शेर आया, इवेंचुअली शेर आ ही जाता है। तो वो बात इतनी हो रही थी पाकिस्तान बॉलिंग की, और पाकिस्तान बॉलिंग की आप यही समझ लें कि वो शेर वाला हिसाब ही है कि इंडिया को खेलना पड़ गया जिधर आप रेगुलर नहीं खेलते।
जब आप रेगुलर नहीं खेलते तो आपको एक दूसरे की स्किल्स, आपको एक दूसरे की क्वालिटीज़, आपको एक दूसरे का पता नहीं होता ज़्यादा। आप जब ज़्यादा खेल जाते हो ना, फिर आपके लिए चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इंडिया के ऊपर वो जो एक वो थी, आप समझ लें कि वो जो एक प्रेशर था, वो दैट वाज सस्टेन। अगर इंडिया वो मैच हार जाता उस दिन, पूरा मैच हो जाता, पाकिस्तान जीत जाता, तो इंडिया वुडंट हैव परफॉर्म्ड लाइक दिस इन माय ओपिनियन द वे दे हैव परफॉर्म्ड इन द सेकंड गेम। बट इन द सेकंड गेम दे न्यू कि वो जो एक वो जिसको हम कहते हैं पंजाबी में चाका, उनका वो ख़त्म हो गया था कि यार हमने खेल लिया, सबको तीनों को खेल लिया, तीनों ने बॉलिंग कर दी, हमें समझ आ गई क्या होगा क्या नहीं होगा, बॉल स्विंग होगा कितना होगा कैसे होगा। और देखिए उन्होंने अगले दिन आके क्या किया कि उन्होंने स्टार्ट ही शाहीन से किया, बिकॉज दे नो कि शाहीन स्विंग करने के लिए बॉल आगे से स्विंग करता है, तो दे ही विल डू द सेम थिंग, तो वी विल टेक आवर चांसेस। और उसमें वो कामयाब हो गए। जब वो कामयाब हो गए तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ क्या पाकिस्तान टीम की, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग सिटिंग इन हाउस, पहले 2 ओवरों में आउट कर देगा, पहले ओवर में कर देगा नहीं, दूसरे में कर देगा नहीं, तीसरे में कर देगा। वो 3 में 30 शाहीन को लग गया, और फिर शादाब है उसको स्कोर होगा, तो फिर काम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया जब आपके 2 मेन प्लेयर्स को रन हो गए। बिल्कुल। तो दिस इज़ द साइकोलॉजी ऑफ द गेम के आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदे को फिर स्टैंड आउट करना पड़ता है कि यार ही इज़ अ स्टैंड अप, आज शाहीन ने नहीं किया तो अब मैं करता हूँ। और कभी भी आपको मैच जीतना है तो आपको 3 बैट्समैन वनडे में और 3 बॉलर्स ऐसे चाहिए जो आपको मेंटेन करके देंगे, तब आप मैच जीतोगे, अदरवाइज मैच नहीं जीतते आप। ओके, नसीम के बारे में थोड़ा सा बताएं, एज अ बॉलर आपको कैसा लगता है वो? यार नसीम मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा बॉलर मुझे है। बहुत अनलकी लगता है वो। मुझे लगता है, मुझे अनलकी नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि नसीम द पोटेंशियल ही हैज़, फॉर मी ही इज़ नॉट अप टू दैट पोटेंशियल येट। उसको अब मैच जितवाने चाहिए। नसीम ने अभी तक आपको मैच नहीं जितवाया, लेकिन इतना क्लास का स्विंग, इन स्विंग आउट स्विंग, इन स्विंग आउट स्विंग, नेक्स्ट लेवल। तो विकेट्स क्यों इतनी स्पीड से नहीं मिलती? दिस इज व्हाट ही हैज़ टू फाइंड आउट ना, मुझे विकेट क्यों नहीं मिलती। अगर मैं अंदर भी लाता हूँ, मैं बाहर भी निकालता हूँ, तो मुझे विकेट क्यों नहीं मिलती? मेरा तो बाहर ही निकलता था सारी उम्र बॉल, तो मैंने भी तो विकेट्स ली। क्या रीज़न हो सकता है? आगे रखना बॉल को। ही हैज़ टू फाइंड इट आउट कि रीज़न क्या है। देखिए इतनी क्लास, इतना आपके पास कंट्रोल हो स्विंग का, इन बाहर भी निकाल रहे हैं आप, अंदर भी लेकर आ रहे हैं, पेस भी आपके पास अच्छी हो, फिर आप परफॉर्म ना करें उस तरीके से। मतलब मेडन ओवर कर रहे हैं आप, डिमांड है गेम की कि मेडन ओवर्स भी होने चाहिए, बट डिमांड ये है कि आपको मैच जितवाना है। आप प्लेयर तब बनते हो, बाबर आजम तब बना जब उसने मैच जितवाना शुरू किया। ऐसा ही है। ऑर्डिनरी अच्छे और ग्रेट में फ़र्क ही है। एंड आई थिंक ही इज़ टू यंग, अभी तो नया है, लेकिन जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, पेस, इन स्विंग आउट स्विंग, सो आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में बहुत लीथल होगा। मैच जितवाए पाकिस्तान को, मुझे ज़्यादा खुशी होगी जब वो मैच जितवाएगा। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है इस चीज़ की। ओह माय गॉड, ज़बरदस्त। हम लोग अब बात करते हैं 2015 वर्ल्ड कप, उसी की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अभी। मैं तो बीच में से गायब ही हो गया क्योंकि अभी जो गाड़ी वाली डिस्कशन चल रही थी, ये 2015 का हमारा था वेस्ट इंडीज़ वाला मैच। 2015 वाला नहीं था, वो 2019 वाला था। ये जो वेस्ट इंडीज़ से हम लोग बुरी तरह से आ रहे थे, ये 2019 में आ रहे थे हम, हैं इंग्लैंड में। पहला मैच हम वो हारे थे, उसके बाद हमारा 100 कभी कैच नहीं कर पाए हम। और 15 में भी तो हम लोग हारे थे वेस्ट इंडीज़ से ही पहला मैच हारे थे 300 रन करके। हाँ, बच गए थे हम सारे। मैं तो स्पेसिफिकली बच गया था। क्यों? मुझे मिसबा भाई कहते स्लो कर, मैंने कहीं बाउंसर कर, तो कहते यार स्लो कर। रसल खेल रहा था, मैंने स्लो किया, उसने वापस शॉट मारा, मेरे इधर से गया इस साइड पे, सामने बोर्ड पे लगा, वापस आ गया। सोहेल खान आगे कहता है मेरा स्लोअर वन, इसको पता नहीं चलेगा मिसबा भाई, 108 मीटर का छिक्का पड़ा था। बोल ही नहीं वापस आया। मिसबा भाई का समझ तो मुझे नहीं आई। 12-13 बॉलों पर इसने 43 मारा था रसल ने। हाँ, रसल 12-13 बॉल नहीं ज़्यादा खेला था, लेकिन कर गया था 43। बड़ा भाई उसके अंदर जानते हैं, अभी भी है। और बड़े लंबे मारता था। अब 2015 का जो हमारा था साउथ अफ्रीका वाला मैच, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? यार 2015 जो था ना, वो सही रोलर कोस्टर राइड थी हमारे लिए। पहला मैच वेस्ट इंडीज़ से हम हार गए। दूसरा मैच हम लोग खेले थे, दूसरा मैच हम किससे खेले थे? इंडिया से नहीं खेला नहीं, पहला मैच हम खेले थे इंडिया से, हार गए, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी। हाँ जी। दूसरा मैच हम वेस्ट इंडीज़ से हार गए। तीसरा मैच हम जिम्बाब्वे पे गए, तो हमने 222
30 रन अच्छा, किए ये ब्रिस्बेन में। वही साल है जब वो मौका वाली चीज़ आई थी इंडिया की वाली ना। मौका छोड़ो, जो हमारे साथ हो रहा था, जब हम 2 मैच हार के हमारा जिम्बाब्वे से मैच शुरू हुआ ना, तो अब हमें वो मैच हर हालत में जीतना था जिम्बाब्वे से, और जिम्बाब्वे ने 200-300 कर दिया था उसको, 280-90 कर दिया था साउथ अफ्रीका को पहले मैच में अपने। और उस तरह की टीम साउथ अफ्रीका की, हाँ जी, सेम टीम। टॉप। तो आप जिम्बाब्वे से मैच शुरू, तो पहले 10 ओवर में हमारा 12 स्कोर और 2 आउट। पहले 10 ओवरों में 12 स्कोर और 2 आउट। या और मुझे याद है उस मैच में मैंने 50 किया था, मिसबा भाई ने 70 किया था। तो हम लोग पहुँचे 224 पे कि 26 पे, और इरफान ने पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद अगले 9 ओवरों में 10 ओवर में कोई आउट नहीं हुआ था। तो हम तो उनसे हार के टूर्नामेंट से बाहर होने लगे थे। खैर वो मैच हम जीत गए, ला करके बड़ी मुश्किलों से जीते। सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, राहत ने, सोहेल ने, माई सेल्फ प्लस चौथा हमारा पेसर था इरफान, सब ने बहुत आला बॉलिंग की, और हम लोग वो मैच जीत गए। वहाँ से निकले तो अगला मैच था उसके साथ, यूएई के साथ, वो जीत गए। फिर हमारा आया था साउथ अफ्रीका के साथ। जब साउथ अफ्रीका वाला मैच आया तो वी वर गोइंग एट अ वेरी गुड पेस। कमाल सडनली आउट हुए। उस मैच में भी मुझे वाक़ई याद है, मिसबा मेरे का, इमरान ताहिर का एक बॉल है, आप स्वीप ना मारी, तू खड़ा रहेगा तो एंड में हिटें लग जाएंगी। मैं कहा फिक्र ना करे, नहीं मारूंगा, पहली स्वीप मारी। ये वही मैचेस में सरफराज भाई ने 3 छक्के मारे थे। मैं LBW आउट हो गया पहली बॉल में जाते साथ मना किया था उन्होंने, मैंने स्वीप मारी, आउट हो गया तो उसमें भी हमने 234 किया। जब हमने 234 किया तो अब हमें विकेटों के बगैर, क्योंकि अगर आप ऑकलैंड का ग्राउंड देखें तो दुनिया का सबसे छोटा ग्राउंड है, अगर हम ऑकलैंड के ग्राउंड में हमने जीतना था तो हमें विकेटें चाहिए थी। इरफान ने आते साथ पहले डीकॉक को आउट किया, अच्छी बॉल थी, बहुत आला आउट किए। फिर उनकी पार्टनरशिप लगी हाशिम भाई और उसकी फाफ की, फिर मैंने हाशिम भाई को आउट किया। LBW था वो? नहीं, हाशिम भाई कॉर्ड बैंड हुआ है। Okay. फिर रोसो आया, रोसो को मैंने बाउंसर किया, वो आउट हुआ है। उसके बाद मिलर आया, मिलर को नहीं, फाफ को आउट किया राहत ने, फिर राहत ने मारा मिलर को यॉर्कर पे, उसको आउट किया। डुमिनी जो था वो इरफान से डरता था, इरफान को लगाया, इरफान ने डुमिनी को आउट किया। उनके हमने 5-6 आउट करके हम लोग मैच में वापस आ गए। फिर स्टेन आया, उसने 3-4 चौके मारे इरफान को ऊपर नीचे, पर इरफान ने उसे आउट किया। अब AB डिविलियर्स खड़ा है। अब हमें ये पता है कि जब तक ये खड़ा है तब तक हम मैच नहीं जीत सकते। बहुत बड़ा मसला था वो। और मुझे मिसबा भाई का यॉर्कर कार, और AB की क्वालिटी ये थी कि मैं आपको बता दूं, मुझे पहले 3 ओवरों में कि 4 ओवरों में मुझे, पहले 3 ओवरों में मुझे हुआ था 2 स्कोर, 5 स्कोर। 3-4 ओवरों में मुझे हुआ था 9 या 10 स्कोर, और 5 ओवरों में मुझे था 22 स्कोर। वो पीछे वाला छक्का उसी में मारा था ना? 2 छक्के मारे थे मुझे उस मैच में, ऊपर नीचे 2 ही मारे तो टोटल 3 थे, लेकिन 2 वो मारे। और उसने जो सबसे, जिससे मैं डिमोरलाइज हो गया था ना, और टॉप पे था कि उसने एक मेरा बॉल खेला, दैट वाज 145 प्लस, और उसने ऐसे करके सिर्फ बैट रखा और वो फील्डर भागता रहा, लेकिन वो बाउंड्री पे चला गया। सिर्फ ऐसे अपना बैट रखा, कोई ऐसे भी नहीं किया, सिर्फ ऐसे रखा, ऐसे सिर्फ कनेक्ट हुआ बॉल, और वो उसने पता नहीं क्या खेला, और मेरी उससे जान जाए। मैं कहूँ यार अब इसको मैं क्या करूँ, क्योंकि वो 360 प्लेयर है। और आपको लग रहा था आपने बेस्ट दिया उस बॉल के अंदर? उस पे वो उस किया, बॉल में बेस्ट था, लेकिन उसने वो उसने खेला, अपना बेस्ट दे दिया। हाँ, वो बदतमीज प्लेयर था AB डिविलियर्स। और वन ऑफ माय फेवरेट, जिसको मैं कहता हूँ मुझे बॉलिंग करते हुए सबसे मुश्किल लगता है। और उसके बाद फिर अब हम कहीं करें क्या, मिसबा भाई का बाउंसर कर, वो छोटी सी बाउंड्री, वो ऐसे करे चौका, यूं करे छिक्का, मुझे मार पड़ी थी। मैं मेन बॉलर था उसमें एक तरह से। तो मैंने कहा यार अच्छा, सोहेल ख़ान आ गया। अब सोहेल ख़ान को उन्होंने लगाया और मुझे लगाया कि दोनों कुछ करो, आउट करो। मुझे अच्छी तरह याद है सोहेल ख़ान ने कहा, उसको उन्होंने मारा 1-2 चौके, तो सोहेल ख़ान ने कहा फाइनल लेग भी ऊपर ले आओ, थर्ड मैन भी ऊपर ले आओ, ये 5 बार ले जाओ। हमने कहा अगर अब इसने ये किया है तो इसका मतलब है ये कोई, मैं आप बेफिक्र हो जाए, अंदर लेकर आऊँगा, ये आउट हो जाएगा, मारेगा, आउट हो जाएगा। उसने
AB डिविलियर को क्या ब्लफ करना था, उसने हमें भी ब्लफ कर दिया। उसने बाउंसर ही कर दिया, वो निकल के खेला उसने, उसको वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सोहेल ने बाउंसर किया, उसने चलाई, वो कॉर्ड बैंड हो गया। सैफी ने पीछे से जाके कहता है, वो बाहर निकला, अपील हो रही थी, वो थोड़ा सा एक कदम रुका, सैफी ने जाकर विक्टर को भी मार दिया बॉल। कहता है कोई पता नहीं, इधर से रहे, इधर से हर तरह से आउट करो उसको, हर जगह से आउट करो इसको। तो वो ही वाज सिस्टम नहीं हो गया सर। AB डिविलियर जब तक क्रीज पे खड़ा हुआ है, वो आप मैच नहीं जीत सकते। सबके दिल बाहर आए हुए थे कि यार ये बंदा कैसे आउट होगा। और वो मैच भी अगर हम हार जाते तो हम क्वालिफाई नहीं करते थे क्वार्टर फाइनल के लिए। तो आउट थे उस वक्त। तो डू एंड डाई सिचुएशन थी वो हमारे साथ चले ही ऐसे। उनसे क्या जीतना था, आगे आगे ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आपकी उस मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो मैं जो पूरा वर्ल्ड कप 2015 देख रहा हूँ, कंटिन्यूसली आप बैट से और बॉल से तो है, लेकिन साथ में बैट भी आपका बड़ा अच्छा चल रहा था यार। मेरे लिए ना कहीं वर्ल्ड कप्स मैंने खेले, 3 वर्ल्ड कप्स हर वर्ल्ड कप में। और हर वर्ल्ड कप में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, या अपना रोल प्ले किया जीतने में उनको। और मतलब मैं 3 वर्ल्ड कप खेला और मेरे को तकरीबन 34 विकेट्स हैं 3 वर्ल्ड कप में जो मैंने पाकिस्तान के लिए खेले हैं। एंड आई एम नंबर 2 इन द पाकिस्तान लिस्ट ऑफ बॉलर्स। जैसे वसीम भाई ने मतलब 4 या 5 वर्ल्ड कप खेले, उनके 54 आउट है, मेरे 3 में 34 आउट है। मेरे बाद इमरान खान साहब के आउट है 33। वाह। और उसके बाद अब बाकी सबके। ज़बरदस्त। तो वर्ल्ड कप में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी खेला हूँ पाकिस्तान के लिए तो आई हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। नहीं, मैं इस बात पर आपको शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जो वर्ल्ड कप्स में जितनी ज़्यादा जान मारना देखते थे ना हम लोग वहाब रियाज को, कि दैट वाज टू मच। पूरा अपना एक्सट्रीम देना है, फुल फाइट करनी है, एंड देन फिर उससे पूरी टीम जो है ना मोटिवेट होती है। यार एज अ प्लेयर ना आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली यू कैन ऑलवेज डू योर बेस्ट। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि मैं बस जो है वो क्या कहते हैं, आई डू गिव माई बेस्ट, आई एम नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट। क्योंकि जितनी मार मैंने खाई है ना, मेरे नहीं ख्याल कैरियर में किसी ने भी खाई है, बट आप मार खा के गिरते हो फिर सीखते हो। एंड आई ऑलवेज मेक अ कम बैक बिकॉज आई वॉज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा है, बहुत मैंने लोगों की इन अदर वर्ड्स गालियाँ भी सुनी है, सारा कुछ, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि यार मैं कोशिश करूँ। सो कहीं ना कहीं आई वॉज बीन मैं कहूँगा कि आई वॉज लकी कि वो हुआ। तो दैट्स हाउ इट गोज़। तो उसके बाद आता है आपका फेवरेट मैच। मेरा फेवरेट मैच जिसमें मैंने कभी पाकिस्तानी बॉलर को पूरी की पूरी जो है ना बैटिंग लाइनअप को परेशान करते हुए नहीं देखा इस तरह से। वो क्या सिचुएशन थी? थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं उसको। सिचुएशन थी, मैच तो मैं जीतना था। बैटिंग में था तो शेन वॉटसन आया, मुझे उसने बुरा भला कहा। ओह अच्छा, ये। और मुझे कहता है कि डिड यू ब्रिंग द बैट इन योर हैंड टुडे। तो मुझे साथ बुरा भला कहा, गालियाँ निकाले साथ मुझे ये कहे। तो उसको पता नहीं कि फास्ट बॉलर को बोल रहा हूँ मैं। ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी बिग एट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊँ। अच्छा हाँ। तो वो उस पर उन्होंने उसने ये जब बात की तो मैंने माइकल क्लार्क को कहा, उधर से स्टार्क है वो बॉल करे, वो मुझे कहे यू कांट सी द बॉल, इट्स वाइड। तो मैं अब क्या कहूँगा भाई, तू उधर से भाग के आ रहा है तो मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा, तू राउंड द विकेट आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो मुझे क्लार्क ने भी कहा एक दफ़ा के व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो मैंने कहा क्लार्क हम अच्छी पोजीशन में नहीं, मुझे समझ आती है, बट इनको बोलो कि इस तरह गालियाँ शालियाँ या बुरा भला तो ना कहे। वो करते हैं ना स्लेजिंग इस तरह के मैचेस में। तो उन्होंने जब किया तो कहता आई टॉक। वो उधर गया तो उसके बाद दोबारा पीछे से ब्रैड एडन भी मुझे, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। वो जब हमारा गुड कॉप बना हुआ होगा वो, हाँ, जब हमारा मोमेंटम बॉलिंग में आया तो मोमेंटम नहीं था। इरफान चौधरी अनफिट हो गया, वो दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक टू अस। और मैंने भी पहला बॉल किया वार्नर को, तो उसने ऐसे रखा तो वो चौके की तरफ वो बॉल गया, बाउंड्री की तरफ चौका हो गया। तो हमने मिसबा भाई वगैरह ने पहले प्लान किया हुआ था। मैंने कहा यार मैंने इनको हर ओवर में 2 बाउंसर मारने, बेशक मुझे ये 2 छक्के मारे, लेकिन मैंने करना अटैक है। तो मैंने मिसबा भाई को बॉल पकड़ा, मिसबा भाई मुझे नहीं लगता इधर से कुछ होगा, कुछ विकेट में और ही करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है अब इन्हें बाउंसर ही मारते हैं। कहता ला मार। फिर तो हमने शुरू किया तो पहला आपने देखा होगा वाइड हो गया, दूसरा उसने ऐसे किया, राहत अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कहाँ से आ गया, पोजीशन भी वहाँ पे नहीं थी थर्ड मैन की, पर वो वहाँ पे मिल गया हमें। उसने बहुत अच्छा कैच लिया, क्लार्क आया, उसको बाउंसर किया, वो ऐसा मोमेंटम आना शुरू हो गया कि आगे से आ गया शेन वॉटसन। बट क्लार्क वाला बहुत नेक्स्ट लेवल था, क्लार्क एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो मैं आज भी वीडियोस देखूं तो मैंने सिला रखा हुआ था, तो शुएब जो हमारा वो था शुएब मकसूद था, वो शॉर्ट मिड विकेट पे खड़ा था सिले पे, हालांकि वो ऊपर होता।
आज भी मैं अगर वो देखता हूँ कभी क्लिप तो मैं देखता हूँ यार वो बॉल कितनी बार पास गिरा था लेकिन ये पीछे खड़ा रहा, तो हमने बंदा नहीं सही रखा हुआ। तो वो चीज़ें ऐसे, तो But वो still. जब आया उधर से, जब वॉटसन चल के आया ना, तो मैंने कहा मैं इसको तो नहीं छोड़ता। तो मैंने पहला बॉल ही गुस्से में उसको बाउंसर किया और मैं फिर उसको आंखें दिखाने के लिए मैं उसके पास तक गया, तो अंपायर भी आगे हो गया। तो फिर मैंने वहाँ पे उसकी आंखों में आंखें डाल के ना, फिर मैंने कहा कम ऑन बॉयज, ताली भाई कम ऑन बॉयज, मैंने उसको नहीं कहा, हाँ मैंने कहा कम ऑन बॉयज। तो उसके बाद फिर वो किया उसने, फिर मुझे देखा, फिर मैंने रखा ही बाउंसरों पे, मैंने कहा मार दे मुझे छिक्के जितने मारने। और वो ऐसा प्रेशर क्रिएट होता रहा उनके ऊपर कि वो उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी। और उसने एक पुल मारी थी मुझे पूरे 4-5 ओवरों के स्पेल में, 6 ओवरों के स्पेल में, वो पुल राहत के पास गई थी जो अनफॉर्चुनेटली कैच नहीं हुआ था। लेकिन उस वक्त जो था ना वो कुछ समझ नहीं आ रही थी। और फिर मुझे याद है कि वहाँ से मैक्सवेल आया बैटिंग करने, तो वो मेरे साथ वापस चलना शुरू हो गया। बॉलिंग में जा रहा था, बॉलिंग पे वापस अपने स्टार्ट पे, तो कहते हैं यार कि यू आर बॉलिंग रियली वेल, यू बॉलिंग वेरी क्विक ब्रो, बोल्ड अमेजिंग वेल। तो मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, मैंने कहा यू नो व्हाट, प्लीज़ गो एंड स्टैंड बिकॉज समथिंग इज़ कमिंग फॉर यू एज वेल। और उसने मुझे ऐसे शक्ल मेरी देखी है और उसने मुझे इस तरह देखा और वो ना वापस चला गया। और मैंने मिसबा भाई को उस बॉल पे कहा कि वैसे हम रेगुलर फील्डर लेते कवर पे, मैंने कहा आप कवर ऊपर रहने दो, पॉइंट पीछे कर लो। कहते नहीं उधर जाएगा, मैंने कहा नहीं उधर जाएगा। तो मिसबा भाई ने कहा मेरे कहने पर उधर आएगा, तो मैं कहा ठीक है। अगला बॉल उसने नहीं देखा, अगर आप वो बॉल देखें वो चौका हो गया था, लेकिन आप देखेंगे वो उसने नहीं देखा क्या, वो हटा और उसने ऐसे करके मारा और वो पॉइंट के ऊपर ही गया। तो इस तरह की चीज़ें हुई और अनफॉर्चुनेटली फिर हम लोग मैच हार गए। लेकिन वो क्या फीलिंग थी आपकी राहत अली वाला जो ड्रॉप था? आई फेल्ट बैड, बट मुझे ये पता कि कोई भी प्लेयर जानबूझ के कैच नहीं छोड़ता। तो मैं फिर उस मैच के बाद सबके अपने इमोशंस थे, मैं भी रोया थोड़ा सा कि बाहर हो गए ये वो ऐसे वैसे। तो सब ने कहा वेल बोल्ड वेल बोल्ड वेल बोल्ड, तो मैंने कहा बड़ा नॉर्मल है ये चीज़ सबके लिए, कह रहे वेल बोल्ड, ये तो होता ही है। अच्छा, आपको उसका इम्पैक्ट का पता नहीं था? मुझे इम्पैक्ट का नहीं पता था। ओह माय गॉड। तो हमारा वॉकिंग कोई तकरीबन 200 मीटर पे हमारा होटल था जिधर हम वॉक करके आए थे और वॉक करके जाना था। तो फ़ोन उधर थे, तो जब मैं गया मैंने ऐसे करके फ़ोन उठाया तो मैंने देखा, मैंने कहा यार शिट, 500 के 800 व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक मैसेजेस कोई तकरीबन 2000 प्लस। और मैंने कहा गालियाँ ही पढ़नी है लोगों से। मैंने फ़ोन ऐसे रखा और मेरी आदत ये थी कि मैं अब्बू को जाने से पहले भी फ़ोन करता था मैच के और आने के बाद भी पहला फ़ोन उनको। तो मैंने ऐसे फ़ोन उठाया, मैंने कहा अब्बू अस्सलाम वालेकुम, वो तूने क्या कर दिया है, वो लोग क्या कह रहे हैं, वो विकी तेरी वाह वाह हो गई है, वो कह रहे हैं कि तूने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा अब्बू कौन लोग, वो पूरी दुनिया कह रही है टीवी पे ये वो। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा अब्बू फ़ोन बंद करें, कहते क्या हुआ। मैं कहा अब्बू आपको फ़ोन वापस कर दो। देन आई वेंट थ्रू माय मैसेजेस और दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ बिकॉज आई हैव सीन के लोगों के फेसबुक स्टेटस पे जो पिक्चर थी, प्रोफाइल पिक्चर थी, वो भी मेरी थी, दिस वन जो भी थी, लेकिन वो मेरी थी। तो दैट वाज समथिंग, देन आई रियलाइज्ड कि मैंने किया क्या। पूरी दुनिया और ये और वो फिर सबने इंडिया एज वेल, क्योंकि उस वक्त जब मैच चल रहा था ना, तो हम लोग तो अपना सोशल मीडिया खोल के बैठे हुए थे, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से ताल्लुक था। तो उस वक्त जितने भी पेजेस हैं क्रिकेट के मैं सारे फॉलो करता हूँ ना, तो उस वक्त पूरा जो हमारा एशिया है ना, सारे श्रीलंका के मैसेजेस, श्रीलंकन, बांग्लादेश, इंडियंस, हर कोई मैसेज कर रहा है ये लेना चाहिए, क्रेजी सपोर्ट। उस पे मुझे फिर उसके बाद आई रियलाइज कि क्या किया मैंने। उससे पहले आई हैड नो आइडिया कि क्या हुआ था ग्राउंड में। दैट वाज जस्ट माय इमोशंस व्हाटएवर आई वाज डूइंग एंड नथिंग वाज प्लान्ड एक्सेप्ट कि बाउंसर्स करने ही करने। एंड अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो चीज़ बहुत खूबसूरत थी। मतलब यही पॉइंट होता है एज अ फ़ैन हमारा भी ना, मतलब हमारा भी तो अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं। हमारी डिमांड सिंपल ये है एज अ फ़ैन कि यार हारे लेकिन मार के हारे, परेशान करके हारे, बंदे को टेंशन दे दे सामने वाले को कि यार ये हल्के नहीं है। बस उस दिन अच्छा था, वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स क्रेजी लाइफ में जो हुआ। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ कि बॉल इन स्विंग आउट स्विंग भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन वो तेज असल में ऑस्ट्रेलिया में बॉल स्विंग ज़्यादा नहीं होता, इट कम्स विद अ गुड पेस एंड बाउंस, तो आपको वो यूटिलाइज करना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट इज, या तो बॉल पुराना हो जाए तो फिर रिवर्स होता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन उस वक्त 2 नए बॉल आ गए थे तो रिवर्स होता है। यूटिलाइज किया आपने उसको। वाह भाई, आपने सरफराज भाई की कैप्टनसी में खेला। सो मैं एज अ फ़ैन देखता हूँ कि सरफराज अहमद की कैप्टनसी के बाद जो है things started to get better for Pakistan, and then we have one of the greatest
कैप्टन एज वेल, बैट्समैन एज वेल, बाबर आजम. सो टीम जो बिल्कुल यंगस्टर्स थे वो ग्रूम होते हुए दिखे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? यार सरफराज के साथ? सरफराज बहुत स्मार्ट कैप्टन है. ही इज़ वेरी शार्प, वेरी स्मार्ट. चेंजेस, सिचुएशन डिमांड्स जो करती है, सरफराज हैज़ नेवर फेल्ड इन डूइंग ऑल दैट स्टफ. ओके. आई थिंक ही वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स फॉर पाकिस्तान. चैम्पियंस ट्रॉफी उसने आपको जितवाई और इज़ गुड. उसको कोई भी बात करनी है मुंह पे कर देता है, पीछे से नहीं आपके मुंह पे कर देगा जो भी बात करनी तो क्या स्पेशल करते थे वो अपनी कैप्टनसी में? अब टीम को भी साथ रखना और सबको मोटिवेट करके मतलब सबको वो इस्तेमाल बस करना. उसको कुछ को तो उसका नहीं आता था पसंद जो भी वो ग्राउंड में करता था. बट आई बिलीव इन के वो आपको कैप्टन ऐसा चाहिए जो आपको सपोर्ट करे इन अ वे के ग्राउंड में आपको सपोर्ट करे, आपसे बात करे, जो भी वो समझाए आपको. तो सरफराज में क्वालिटीज़ तो थी, अनडाउटेडली क्वालिटीज़ थी उसमें. और मतलब वो तो इतना शार्प था कि वो तो बैठ के नीचे से जाके रात को जब हम फैमिली क्योंकि ट्रैवल करते थे तो जब रात को मैच ख़त्म हो जाता था तो जब होटल जाते थे तो फिर पूछता होता था अपनी बीवी को कि तुमने मेरा बच्चा यहाँ पे छोड़ के तुम अकेली अंदर क्यों चली गई. तो फिर मेरी वाइफ को कहता था कि आपने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ये ज़रा ऐनक के कम लगाए हैं, आप क्यों इधर घूम रही थी, आप क्यों इधर घूम रहे थे. मतलब ग्राउंड में सिर्फ आपको नहीं देखता था, ऊपर भी देखता था कि ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अच्छा, लोगों पर भी नोटिस. हाँ, तो मतलब ही वाज वेरी शार्प, ही वाज गुड. विकेट कीपिंग मैं उसको बड़ा हाईली रेट करता हूँ एज अ कैप्टन, दैट ही वाज अ वेरी गुड कैप्टन. और प्रेशर हैंडल करना वो प्रेशर हैंडलिंग भी उसको आती थी. और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है फॉर मी. बट आई बिलीव के ही वाज वेरी गुड प्लेयर, गुड क्रिकेटर, गुड मैन, अच्छा इंसान, सबसे मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, बहुत ज़बरदस्त. अब आप जो हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं माशाल्लाह से, तो क्रिकेट के अलावा किसी बाकी शोबों में काम चल रहा है, इंटरेस्ट ले रही है गवर्नमेंट? फॉर एग्जांपल फुटबॉल हो गई. और यार सबसे बड़ा जो इशू आता है ना हमें एज ए गवर्नमेंट कि फेडरेशंस है और एसोसिएशंस है. जो फेडरेशन है उनका डायरेक्ट ताल्लुक है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, फेडरल के साथ. जो एसोसिएशंस है उनका हमारे साथ इश्यूज आते हैं. बात यह है कि चीज़ों को मूव हम अच्छा तरीके से करना चाहते हैं, प्लान्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. मोस्ट प्रॉबेबली अगले 2 साल का प्लान भी हम अनाउंस करेंगे, कंपटीशन अनाउंस करेंगे, फुटबॉल के लिए टैलेंट हंट करेंगे. नहीं, फुटबॉल इज़ नॉट आवर डोमेन. पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की डोमेन है फॉर एवरी स्पोर्ट्स, टू केटर एवरी स्पोर्ट्स, नॉट ओनली फॉर फुटबॉल. फुटबॉल के लोग हमारे पास ज़रूर आए थे, वो उनके जो है ऑर्गेनाइजेशन फुटबॉल की जो फेडरेशन है वो आई थी. उन्होंने कहा कि हमारे पास ग्राउंड नहीं, आप हमें ग्राउंड थे. हमने कहा आप हमारी फैसिलिटीज़ यूज़ करें, वी वॉन्ट स्टॉप यू. तो इस तरह की जो फैसिलिटेट कर सकता है पंजाब गवर्नमेंट, उसमें हम रिगार्डिंग फैसिलिटीज़ वो हम फैसिलिटेट करते हैं. लेकिन क्योंकि फेडरेशंस का अपना इन्फ्लुएंस है चीज़ों में, तो वो हमारे से डायरेक्ट नहीं हो सकते कभी भी, या हम उनसे डायरेक्ट नहीं हो सकते कभी भी. बट हम लोग कोशिश करें कि हम लोग पूरे लाहौर में, पंजाब में, लाहौर में और बाकी सारी जगहों में, स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर, हम फुट सोल्स के ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम और फुट सोल्स इंट्रोड्यूस कराएं. मतलब पिचेस वगैरह ये वो सारा कुछ, ताकि जो बच्चे हैं हमारे या जो लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आके खेलना और सारा करना पड़े और हम लोग ग्राउंड्स जो है वो भर सकें. मेनली क्रिकेट पे फोकस है. क्रिकेट से भी हमारा लेना देना है. क्रिकेट इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, फुटबॉल इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, हॉकी इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी. तो किस So this is where is Punjab Sports Board is where you have all the facilities, which provides you with the facilities, which provides you and help you for the aids. मतलब मेरे आने से पहले ग्रांट्स मिलती हैं आपको, फिर आप टूर्नामेंट्स करवाते हैं. उस टूर्नामेंट्स में आप लोग प्लेयर्स को खिलाते हैं, खिला के उनको इनामात वगैरह देते हैं, चीज़ें देते हैं. पंजाब का कोई भी स्पोर्ट्समैन आता है आपके पास, तो क्योंकि एसोसिएशन और फेडरेशंस होती हैं, तो किसी ने जाना है, टिकटिंग उन्होंने करनी है, किसी के पास नहीं है, उसको पाकिस्तान के लिए जाना तो हम देते हैं. अरशद नदीम अब जिस तरह पंजाब का लड़का है, अभी वो जीता तो हमने उसे 30 लाख रुपए अनाउंस किया. ठीक है कि हम उसकी वो करें. फिर एक लड़का यासिर है, उसके लिए 10 लाख रुपए इनाम किया. फिर एक बच्ची अभी जूनियर चेस चैम्पियनशिप जीत के आई है, तो उसके लिए 50,000 रुपये का इनाम दिया. दैट शी इज़ अंडर 8 और 10 प्रॉबली जो जीत के आई है.
वो उस पे। और इसी तरह हमारा मकसद ये है कि अब हम प्लान बना रहे हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे टोटल पंजाब में जो डिवीजन हैं वो 9 हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 36 शहर आते हैं। 36 शहरों के नीचे तहसीलें हैं उनकी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वहाँ पे हर एक को, अब हम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की फर्स्ट टाइम एवर हम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम्स बनाना जा रहे हैं, जिधर वी डोंट हैव टू गो टू एसोसिएशंस और फेडरेशंस। तो हम अपनी एक टीम फॉर्म करेंगे जिसको, हमारा प्लान है कि हम लोग जिसको स्टाइपेंड्स हम लोग दें, जिसको हमारे टूर्नामेंट्स में जिधर भेजना, जैसा नेशनल गेम्स होती हैं, दैट ऑल्सो डजंट कम अंडर अस, दैट कम्स अंडर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब ओलंपिक्स। तो उधर भी हमारी टीमें जाएँ, हमारे बच्चे जाएँ, बच्चों को हम अपने पास रखें, बच्चों को हम वहाँ ना दें, बच्चों के हम कैंप्स लगाएं, बच्चों को हम तैयार करें। दैट वॉट पंजाब का रोल क्या है एज अ मिनिस्टर, कि स्पोर्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, कंपटीशन ज़्यादा होने चाहिए पंजाब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, ताकि बच्चे खेल के बेहतर हों। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ करेंगे, unless you don't go into competition you will not realize कि क्या करेगा बच्चा। सो पंजाब का काम ये है सारा। तो what we are trying to do is that we are trying to create a culture of sports around in Punjab, where we will be having camps, where we will be having competitions, where we have our grand competitions। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि हम लोगों का जो बेस्ट पार्ट है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, इसके हम इंसेंटिव्स बच्चों को ज़्यादा दें। अगर आज किसी को जूता लेना है तो जूता 50,000 का, 60,000 रुपये का, 70,000 रुपये का, तो बच्चों के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि उनकी एसोसिएशन और फेडरेशन उनको उस पर सपोर्ट नहीं करती। तो वो हमारे पास आ जाते हैं कि यार हमें चीज़ें दो। लेकिन हम भी हर एक बच्चे के, जो हमें लगता है कि जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है या कॉम्पिटिशन में जा रहा है, ये कर रहा है, जिस तरीके से आज शजर अब्बास हमारे एक फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब तो है ही लेकिन पाकिस्तान का, तो उनके पास, बच्चों के पास, दे डोंट इवन नो व्हाट इज़ द डाइट, कि खाना क्या है, पीना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, नो डायरेक्शन। क्योंकि हम यूज़ करते हैं सप्लीमेंट्स, तो आई रिक्वेस्टेड हसन अली, सो हसन अली केम इन विद द सप्लीमेंट्स के साथ, वेरी गेव हिम प्रोटीन, रिकवरी, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स एंड ऑल दैट। उसका एक पैकेज बना के हसन ने उसको दिया कि यार ये आप लो, क्योंकि आप पाकिस्तान के प्लेयर हो, तो ये आप लो, ये इस्तेमाल करो। क्यों? बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर डाइट एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिशन आगे जाके। तो अब हम देखें, हम ये चीज़ें जो है, हमें ये चीज़ें कल्चर क्रिएट करना है, क्योंकि आज से पहले जो लोगों की डायरेक्शंस थी वो ये थी, उधर बिल्डिंग बना दो, उधर बिल्डिंग बना दो, उधर बिल्डिंग बना दो, जिनके लिए बनानी है उनको कुछ ना दो। मेरा ये है कि अगर आपने स्पोर्ट्स को फ़रोग देना तो फिर आप स्पोर्ट्समैन को एम्पावर करें। बिल्डिंग बना दो मतलब कि असल में पॉलिटिकली मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप पॉलिटिकली, आपकी एक गवर्नमेंट आई होती है, तो पॉलिटिकली वो आपको, जो MPs होते हैं, जो MNAs होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आके आपसे डिमांड करते हैं कि हमारे इलाके में ये फैसिलिटी नहीं, हमें ये फैसिलिटी दे। तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम होता है, इंस्टेड के स्पोर्ट्समैन या बच्चों पे ज़्यादा काम हो। तो उस कल्चर को चेंज करना चाह रहे हैं। और वो जारी बात है, एक चीज़ जो पिछले 10, 15, 20, 25, 30 सालों से आ रही है, उसको आप 3 महीने या 4 महीने में नहीं कर सकते। तो दैट्स हाउ वी वांटेड टू चेंज दैट। एंड आई थिंक एज अ नेशन हमें बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि इस वक्त जो भी हालात हैं, जिस फील्ड में भी, चाहे इकॉनमी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हमारे बाकी शोबे हों, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। सो वी नीड टू वेट। लेकिन हाँ, हमें उसकी मेहनत करनी है कि एटलीस्ट काम तो शुरू करें, डायरेक्शन देना हमारा काम है, डायरेक्शन दे रहे हैं इंशाल्लाह, बेहतर डायरेक्शन की तरफ चीज़ों को वेट करेंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी स्पोर्ट्स के शोबे में भी फ़र्क पड़ेगा और ज़्यादा क्रिकेट और बेहतर होगी, फुटबॉल और बाकी चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, आप जज़ाकल्लाह बहुत। आई होप कि आपको अच्छा लगा। जी बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।